मतलब जो भी थोड़ा सफरिंग में है सलमान भाई उसकी हेल्प करते हैं, ये मैंने देखा। कोई भी अगर इसमें है तो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, प्यारा दिल का आदमी, मतलब एकदम गदगद हो जाए इनको। आपने हर तरह के एक्टर्स के साथ काम किया है, भेड़िया में काइंड ऑफ स्टार्स के साथ भी काम किया है, गुलाल में आपने ट्रेंड एक्टर्स के साथ काम किया। तो आपको किस में ज़्यादा लगता है कि नहीं अच्छे कलाकार के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? कैथी देखी तो मैंने कैथी देखी ना, ओके हाँ ठीक है बस, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा जैसे उसने ब्रिलियंट किया उस एक्टर में ना। वहाँ पे वो बता रहे थे जिस तरह से 2-3 टेबल वाले सुन रहे थे और उन तक एंड ही इन द हैमर एंड ही सॉ दैट। तो मैं थोड़ा सा वो हो रहा था। उसको अभी तक पूरी टीमों को 30 अवार्ड मिल चुके हैं, मुझे 10 मिल चुके हैं। तब कॉमेडी कहाँ से आ गया मुझे समझ ही नहीं आता खुद भी, क्योंकि दिल्ली में जब मैंने 7 साल थिएटर किया है उसमें कॉमेडी तो थी ही किसी भी नाटक में। आपको पता है कि स्टार के यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, कुछ आप वो मानोगे कुछ चीज़ें, क्योंकि स्टार जो है वो सीधा पैसा लेकर आता है, उसकी फिल्म में पैसा लगता है, तो आप उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। सब भूखे एक्टर है, वाइल्ड एक्टर, और उनके सामने सीन फेंक देते हैं। अब ले जाओ जिसको ले जाते। स्टार किड्स जो होते हैं उनको ज़्यादा मौका क्योंकि वो पास रहते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास रहते हैं, हाय हेलो रोज़ करते हैं, वो घर के बच्चे हैं, बचपन से देख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल रहता है उनके जैसे व्यक्तित्व को कहीं भी जाना, इतने बड़े न्यूज़ चैनल या कहीं पे भी कुछ बोलना है ना। लेकिन वो भी ऐसे मुद्दे पे जो हर मुद्दे पे वो दिखते हैं, वो ट्रू आर्टिस्ट है। आपके जो रिव्यूज़ है वो सब भी बढ़िया एनर्जी देते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं बॉलीवुड के एक दमदार एक्टर दीपक डोबरियाल जी। स्वागत करना चाहूँगा सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कम टाइम में हमें समय दिया, उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। नहीं हमेशा सही भाई, मतलब आपके वो रिव्यूज़ देखता रहता हूँ, बहुत प्यारा रिव्यूज़ देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जब मैंने रिसर्च किया आपके बारे में तो मैंने देखा कि आप 1994 से ऑलरेडी एक्टिव है, थिएटर्स वगैरह कर रहे हैं, और 2003 में रिलीज्ड मकबूल से आपने स्टार्टिंग की। तो ये 94 से 2003 तक इतना लंबा गैप क्यों रहा? मतलब आप और तैयारी कर रहे थे या ऑफर्स नहीं आ रहे थे अच्छे? नहीं, 2000 तक तो मैं दिल्ली में ही था, थिएटर कर रहा था फुल टाइम। मतलब तब तक फिल्मों का आपने नहीं सोचा? नहीं, फिल्मों का कुछ नहीं तब तक। मतलब 6 साल मैंने अरविंद जी के साथ अस्मिता में किया, फिर 1 साल 9 महीने एन.के. शर्मा जी के साथ एक्ट 1 में। तो वो करके 7 साल का बड़ा मज़ा आ रहा था थिएटर में। कोई उम्मीद नहीं थी कि मुंबई आऊँगा कभी या फिल्मों में ट्राई भी करूँगा, क्योंकि थिएटर इतना सुख दे रहा था, तो उस तरह का था। लेकिन वही था कि कमाई कहाँ से होगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा और वो चलने दो नहीं, उनको भी चिंता थी शादी की, घर बसाने की, फ्यूचर की। तो मैंने कहा यार फिर तो कोई और फील्ड तो ले नहीं सकते, तो इसी में कहाँ कमाई हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री, तो यहाँ आ गया। किस तरह की फैमिली से आप आते हैं? मतलब आप घर से स्ट्रांग थे या? नहीं वैसे नहीं, मतलब पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, है ना, तो उनकी भी एक स्ट्रगल है, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, मतलब सेक्शन ऑफिसर तक बन गए। और वो भी एक अचीवमेंट थी हम जैसों की, जो पहाड़ों से आए हैं, जिनका कोई दिल्ली जैसे शहर में भी कोई माँ बाप नहीं है, यहाँ पे भी कोई जान पहचान वैसा नहीं है, सिर्फ अपने दम पे। और वही था जो पेरेंट्स का होता है कि स्ट्रगल रहे। हम नदी पार करके जाते थे, इतना 12 किलोमीटर पैदल जाते थे बिना चप्पल के, ये सब जो कहानियाँ हम सब सुनते हैं। तो हमने कहा यार वैसा तो नहीं करेंगे कि लेकिन स्ट्रगल तो हर जगह होता है ना, अपना अपना स्ट्रगल होता है। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो, और आपके पास कुछ स्ट्रगल के लिए नहीं है, तो आपको स्ट्रगल बनाना पड़ेगा, है ना। आपके पास अगर सारे संसाधन हैं, आप सुपर रिच फैमिली से आते हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो और आप आर्ट के फील्ड में हो, तो आपको अपना क्राइसिस खुद क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे इस तरह की परफॉर्मेंस करनी है, इस तरह का जाना है। तो क्राइसिस तो क्रिएट करना आर्टिस्ट का काम है। कई लोगों को बने बनाए क्राइसिस मिलते हैं, और आगे चल के जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको अपने क्राइसिस बनाने पड़ते हैं। तो मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, आज जो हम कहानियां सुनते हैं कि हमने प्लेटफॉर्म पे रातें गुजारी है या गार्डन में रातें गुजारी है, तो ये क्या कुछ हद तक बनावटी होती है? नहीं बनावटी नहीं, आप इंजॉय करते हो। नहीं, सब इंजॉय किया। मतलब मेरे 2-3 दोस्त हैं, मतलब राजन जो है वो बहादुरगढ़ जाता था, रजत जो है वो फरीदाबाद आता था। हम लोग उस ट्रेन को, लोकल ट्रेन को पकड़ने में कई बार मिस हो जाती थी, तो प्लेटफॉर्म पे सोते थे।
तो प्लेटफॉर्म पे ही, और क्यों, और कोई क्राइसिस नहीं है, दोस्तों के घर जा रहे हैं, अपने घर में नहीं जा रहे, हाँ 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 दोस्तों के घर जा रहे हैं ताकि खुली छत में तारे देखेंगे या थोड़ा फन करेंगे। तो वो सब चीज़, वो जितना भी वो क्राइसिस, सब क्राइसिस था ही नहीं, वो सब फन था। वो ये था कि एक्सपीरियंस है, आने दो आने दो आने दो, इस तरह का था। तो कोई दिक्कत वाली कोई चीज़ नहीं थी कुछ भी। दिक्कत वाली बस एक ही चीज़ थी कि जब पेरेंट्स बड़े इमोशनल होकर बोलते हैं कि फ्यूचर आगे क्या, हाँ एग्जैक्ट, वो थोड़ी दिक्कत वाली होती है कि हाँ यार, जब प्रेशर रहता है। इसका कोई जवाब ही नहीं था हमारे पास। हमारा भी था, देखते हैं, तो उनका भी वो थक गए कि कब तक देखते हैं, सही बात है। है ना। तो पेरेंट्स को तो चाहिए एक सिक्योर जॉब हो, 9 to 5 की आराम से पैसे आते रहे। हाँ वही वाला वो था। तो लेकिन वो बड़े खुश हुए कि यहाँ पे जिस तरह से पैसा आता है, जब चालू होता है तो बड़ा सही आता है। तो ये भी उनको बाद में तसल्ली हुई, फिल्म के साथ साथ कुछ अवार्ड्स मिलने के बाद, है ना। तो खुश रहे वो। शुरुआत करना चाहूँगा मकबूल से। मकबूल एक बहुत ही क्लासिक फिल्म थी और वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म भी है वो। जी। और मेरे हिसाब से बड़े धुरंधर एक्टर्स थे उस फिल्म में। आपकी एंट्री कैसे हुई इसमें, कैसे आपने ऑडिशन दिया, या इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास किस्से अगर आपको याद, क्योंकि इसमें इरफान सर थे, ओ पूरी सर, नसीरुद्दीन शाह, ऐसे ऐसे धुरंधर एक्टर थे जिनको देखने का मन था। उनके बीच आप, अच्छा मैंने ये देखा कि उस फिल्म में भले आपके डायलॉग्स कम थे, लेकिन आप हर सीन में कहीं ना कहीं नजर जरूर है आते। जी, जो सबको पता ही है कि मेरा कहीं पे भी ऑडिशन देने का वैसे मन नहीं कर रहा था, थक गया था ऑडिशन देख के। हाँ। और वो होता था कि यार क्या, क्यों था ऑडिशन जब हो ही नहीं रहा कुछ भी चीज़, ऐसे में था। पहले आप देते थे ऑडिशंस? हाँ देते थे, जब नहीं ऐड के लिए भी होता था तो थक गई, मतलब मेरा मन नहीं, तो मैं भी मूडी हो गया यार, नहीं कोई डंका आएगा किसी जगह पे तो दूंगा। तो अचानक मैंने सुना था कि मकबूल की कास्टिंग चल रही है, तो 1 महीने पहले सुना था। तो मेरा जो रूममेट था वो, उसको 1 महीने बाद ये पता चले कि वहाँ कास्टिंग चल रही है। मैंने कहा खत्म हो चुकी है। अच्छा। वो तो 1-1.5 महीने पहले से चल रही थी, अब तो हो चुकी है, हाँ। है ना। तो वहाँ पे विशाल जी के यहाँ मेरा एक दोस्त था हनी, तो उसने बोला यार वो हनी तेरा दोस्त है यार, उससे एक बार मेरी मीटिंग करा देगा। मैंने नहीं यार तू जा रहा, खुद चला जाए यार, क्या मेरे बल पे क्या है, जब मैं खुद नहीं कर रहा तो वो जाओ। तो सब ऐसे ही कुछ बोला कि ऐसे हल्की सी बात थी कि रात का खाना बनाते थे 2-3 बार, तो उसने बोला रात को मैं बाहर ट्रीट दूंगा। और पक्का चल फिर, तो मैं चला, उसको मिलाने गया था मैं। तो उसने बोला तू भी फोटो डाल दे, मैं बोला अरे यार हो चुका है यार, चल लाओ, मैंने भी 2-3 रख लिया और चलाएंगे। एंड वहाँ जाते ही विशाल जी एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे थे जो इरफान भाई का असिस्टेंट बॉडी गार्ड ना लगे, मतलब उसका राइट हैंड लगे, और जो समझता हो इरफान भाई की सारी नुआंस को, हरकतों को, और एंगर को, और इसको किस मूड में है। तो वहाँ उन्होंने मुझे वो अचानक मिले और बोले कि यार एक्टर चाहिए यार इरफान के साथ में, मुझे वो टिपिकल बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। और सब लोग थिएटर के हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि चाहे एक जो उसका राइट हैंड है उसमें भी इमोशन चाहिए मुझे, तो उसके लिए तो चाहिए, कुछ नहीं है डायलॉग और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपका एटीट्यूड रहता ना हमेशा ऐसे होता। अरे वो सब जो पहला ही सीन है, शायद किसी फिल्म वाले के पास आप जाते हैं। हाँ सिंह बाद में आता है। तो वो सब चीज़ें अचानक से हुई, और वो दोस्त जो था जिसको मिलाने वो देखता रह गया। तो उसके मैंने कहा यार मैं इसको मिलाने लाया था नहीं, फिर हाँ वो ठीक है अच्छा है, पर यार यहाँ पे ना बॉडी वाला नहीं यार, बंदा चाहिए था। तो आज तक वो बोलता है कि मेरी वजह से मिली है मकबूल, मैंने हाँ कुछ बात। तो ये है, तो इस तरह का किस्सा था। और बाकी पूरा जैसा थिएटर से आया था, तो ये सब जो लोग थे, नसीर साहब, पुरी साहब, पंकज जी, इरफान भाई, पीयूष भाई, तबू, इन सबको मतलब ज़्यादातर थिएटर के थे, तो मैंने इनका थिएटर लाइव देखा नहीं था कभी। अच्छा। नसीर साहब का फिर भी देखा था, मॉटलीस का जो प्ले था, डियर लाइव वगैरह, तो लेकिन औरों का मैंने कोई प्ले नहीं देखा। तो मैंने कहा यार ये एक थिएटर का जो पूरा सराउंडिंग है वो बन गया, एक जो माहौल है, कितने सारे आपके पसंदीदा एक्टर एक साथ हैं और तब्बू के साथ। तो मैंने कहा तो लर्निंग प्रोसेस है, तो मैं हर दिन वहाँ जाता था और पूरा एक लर्निंग प्रोसेस होता था, मैं इन सबको देखता रहता था अपने किरदार में रहते हुए भी, और आपको पता चलता था कि किसका क्या तरीका है, कौन क्राफ्ट में कहाँ पे खेलता है, कौन इस पे खेलता है, कौन नुआंस पे खेलता है, कौन ज़्यादा डीप उतरता है ना, कौन इमोशन पे ज़्यादा जाता है। तो ये सब चीज़ें देख के आप काफ़ी कुछ वहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा लर्निंग
चैप्टर था मेरी लाइफ का। तो वो किया और बहुत मज़ा आया, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिला। आपकी तैयारी किस तरह की रखते हैं किसी कैरेक्टर को निभाने के लिए? मान लो आपको पता चल गया ये कैरेक्टर है, अब आप उसको क्या, आपको पूरी गाइडेंस आप डायरेक्टर के हिसाब से चलते हैं या अपनी कुछ इनपुट्स डालते हैं कि मैं इसमें कुछ अलग कैसे कर सकता हूँ? जहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है वहाँ मैं डायरेक्टर के हिसाब से, राइटर के हिसाब से चलता हूँ। जहाँ बहुत ब्रिलियंट राइटिंग है वो ब्रीफ में, हाँ, वो 2-3 जगह ही देखी हुए हैं। एक मकबूल में देखी, पर इत्तेफाक से मेरी उतना बड़ा रोल नहीं था, लाइन नहीं थी। ओमकारा में देखी, गुलाल में देखी, जहाँ बेहतरीन राइटिंग थी, है ना। उसके अलावा ये था कि खुला स्पेस है, खाली स्पेस है, छोटे छोटे से टर्बुलेंस है, या भर दो। तो अचानक से खाली एरिया मिलता था, भर देता था कुछ कुछ, तो इम्प्रोवाइजेशन कर दिया किसी फन के हिसाब से, किसी और मूड के हिसाब से, तो वो सब वो चलता था। तो उसके बाद उन 3-4 राइटिंग के अलावा कोई बढ़िया राइटिंग मुझे नहीं मिली जो पूरा, जहाँ आपको कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना ही ना पड़े। तो अमूमन ज़्यादातर 35-40 फिल्में की होंगी मैंने, तो उनमें से 3-4 को छोड़ के सब में मेरा इनपुट रहता है कुछ। अच्छा, एक अलग से जो है ना, जो स्पाइस या मैं क्या सोच रहा हूँ, तो मैं उसी पे चलता हूँ ज़्यादा। और डायरेक्टर जितने भी रहे अभी तक, उन सबको वो बड़ा कमाल का कनेक्ट किया कि हाँ ये सही सुर है, इस सुर पे चलेगा। तो ये निकालते हैं इनकी सनक। तो बोला फिल्म का कैसा रहा? क्योंकि ये एक रीमेक थी और आपका कैरेक्टर ऑलरेडी एक प्ले कर चुके, लेकिन आपका एकदम डिफरेंट था उससे, लुक वाइज भी, एटीट्यूड वाइज भी, बहुत सारी चीज़ें अलग थी जी। तो आपने जब देखा होगा आपने ओरिजिनल वाली, क्या सोचा कि मैं इससे थोड़ा अलग करूँ या सेम उतार दूँ? कुछ माइंड में होगा? जैसे ये होता है कि मैं थिएटर से हूँ, तो कई बार क्या होता था कि जब आप जूनियर हो और आप सीनियर लोग आपका किसी क्लासिकल प्ले में कुछ कैरेक्टर कर रहे हैं, तो आप देखते रहते हो और स्टेपनी एक्टर की तरह, आप किसी दिन कोई एब्सेंट है, कोई आए नहीं, तो उनकी जगह आप थोड़ा स्टेपनी एक्टर की तरह आप प्ले को आगे बढ़ाते हो ताकि और लोगों की रिहर्सल चलती रहे। तो वो सब करता था, लेकिन जब उन्हीं में से कुछ रोल मुझे मिला तो मैंने कहा नहीं, मैं उनकी तरह नहीं करूँगा, इस रोल को मैं अलग तरह से करूँगा। और मज़ा क्या, तो कुछ अलग करने की कोशिश करता था। हालांकि थिएटर में उतनी छूट नहीं थी जितनी सिनेमा में, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो अलग करने की एक भूख थी, वो कुछ अलग क्रिएट कर देती थी। तो वो सेम इसमें भी हुआ। तो मैंने वो कैथी देखी, तो मैंने कैथी देखी ना, ओके हाँ ठीक है गुड, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा जैसे उसने ब्रिलियंट किया उस एक्टर में, है ना। बहुत बढ़िया किया उन्होंने, और कल्ट है कैथी उस पर। और किसी एक इतने बड़े मास्टरपीस पे अगर आप हाथ डालोगे तो जल जाएगा। तो लेकिन मैं जलने से नहीं डरता। प्रेशर तो रहता होगा कि उससे बेटर वो करना। हाँ, बट बेटर मुझे अलग करना है। मेरे लिए बेटर का मतलब ही अलग है। बेटर अच्छा वो नहीं, परफेक्शन वो नो, मुझे अलग करना है। तो ये मेरा बेटर की डेफिनेशन। मैं जितना उसे अलग कर पाऊँ या जितना अपना ला पाऊँ जो किसी ने देखा नहीं है, तो वो मुझे। बट इसमें रिस्क भी रहता है ना, बेटर करने में आप नेगेटिव भी हो सकता है वो। हाँ नहीं, फिर वही कह रहा हूँ अलग। हाँ, अलग में जी। आप उससे अगर अलग करते हैं, कभी कभी गोटी फिट बैठ जाती है और आप सही जगह निशाना लग जाता है। और कभी कभार हो सकता है कि कुछ अलग करने के चक्कर में दर्शकों पे वैसी छाप नहीं पड़ पाई उस कैरेक्टर। नहीं, मेरा सेट बैठता है कुछ, क्योंकि आप मैं वो हूँ जो, जैसे 2 लोग होते हैं एक कमरे में, कोई आएगा वो आराम से बताएगा मैं कौन हूँ, क्या चल रहा है। एक आदमी चुपके से क्या चल रहा है वो कमरे को समझेगा पहले। तो मैं कमरे को समझने वाला बंदा हूँ पहले, कि इस कमरे में है क्या। मैं अच्छा फिर अपनी जगह देखूंगा धीरे धीरे। तो उतने टाइम में वो सारा माहौल जो है स्क्रीन प्ले का, वो आप आत्मसात कर लेते हैं, है ना, जज्ब कर लेते हो। तो वहाँ पे आपको बड़ा कमाल का 2-3 रास्ते मिलते हैं, और आप तीनों में से किसी में भी चलते हो वो क्लिक कर देते। तो अभी तक तो ये हुआ है कि किसी ने ये नहीं बोला कि यार इस तरह से जाए या उस तरह से जा, मतलब जो आपकी एक्टिंग पे तो डाउट होता ही नहीं। मतलब किसी भी कोई भी फिल्म, छोटे बजट की देख लो, बड़े बजट की देख लो, परफॉर्मेंस तो आपका गजब रहता ही। आपके तो खैर चर्चा करने लायक बहुत सारी फिल्में हैं, बट मैं 13B की बात करना चाहूँगा जी। 13B में एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था आपका, जो बोलता भी नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन से अपने भाव, अपना गुस्सा, अपना प्यार सब जाहिर करता है। जी। कैसे आपने इसको पढ़ा, सोचा इस किरदार को? थोड़ा बहुत जो ऑटिस्टिक रोल जो लोग होते हैं वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका क्या क्या चीज़ें रहती हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन किया उस पर।
हमारे डायरेक्टर थे उसमें विक्रम कुमार, उनका नरेशन ही इतना सॉलिड था, मतलब उनका नरेशन ऐसा था कि वो सीन भी दिखा देते थे और किरदार भी दिखा देते थे खुद करके दिखा दे। खुद। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा साउथ का एक बड़ा वो है। तो जब पहला ही नरेशन था, मुझे याद है अभी भी बरिस्ता पे थे हम बैठे हुए, वहाँ पे वो बता रहे थे जिस तरह से 2-3 टेबल वाले सुन रहे थे और उन तक एंड ही इन द हैमर एंड ही सॉ दैट। तो मैं थोड़ा सा वो हो रहा था, मैंने हाँ ठीक है। बट पहले मुझे लगा कि पता नहीं क्या करके आया वो, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पूरा ओवरऑल सिनेरियो नहीं पता था, कुछ कुछ अपने सीन्स बताते हैं वो से। लेकिन जिस तरह से वो फिल्म बाहर निकल कर आई है, मतलब वार्नर ब्रदर्स ने उसके राइट्स लिए कि ये फिल्म हम बनाएंगे और जी तो इतनी प्यारी फिल्म बनाई। तो उसमें ज़्यादातर श्रेय जो है वो विक्रम का है एंड पीसी श्रीराम जो दिग्गज फोटोग्राफर है, मतलब डीओपी है, मतलब साउथ के वो भगवान माने जाते हैं। मतलब उनके लिए मैंने सुना है कि स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं उनको जब उनकी फिल्म पे उनका नाम आता है एंड क्रेडिट में, तो वो स्टैंडिंग ओवेशन में। तो पीसी श्रीराम के साथ किए, तो वो दोनों का जादू है उसमें। ये बिना अच्छा बोलने वाले इसमें डायलॉग्स भी नहीं थे आपके, बोलते भी मुंह का टेढ़ा कर। हाँ। अभी देखिए आप, अभी जिस तरह से एनिमल फिल्म आई थी, जी वह मतलब ऐसा लगता है जैसे बॉबी देओल ने पूरी लाइफ में इतने डायलॉग्स बोल के इतना नाम नहीं कमाया जितना बिना बोले कमाया। तो ये मुक्त होके भी आप अपना प्रेजेंस सुना फिल्म में दिखा सकते हो अगर आप में टैलेंट है तो। जी मतलब जैसे मैंने अभी एक फिल्म की थी बाबा, और उसको अभी तक पूरी टीमों को 30 अवार्ड मिल चुके हैं, मुझे 10 मिल चुके हैं हर जगह से, पूरा महाराष्ट्र के जितने भी हैं। उस फिल्म में मेरा एक भी डायलॉग नहीं है। अच्छा, एक भी डायलॉग। ये मराठी फिल्म है क्या? मराठी फिल्म। तो उसमें जो मेरी वाइफ प्ले कर रही थी नंदिता, वो और आर्यन जो बेटा प्ले कर रहा है, हम तीनों का एक भी डायलॉग नहीं है। और 70% फिल्म जो है वो कोर्ट केस है। ये जो उसके ये अडॉप्टेड चाइल्ड है उनका, और जो असली पेरेंट्स है वो आ जाता है क्लेम करने के लिए 8 साल बाद। तो अब ये कोर्ट केस लड़ता है बिना बोले अपने, बिना कैसे? अब वही है, अब देखेंगे वो। एंड उसमें कोई भी तो साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं किया है, जो ये सब होता है वो कुछ नहीं रखा था। ट्रेनर है हमारे पास थे, लेकिन हमने वही सोचा कि यार ये गरीब आदमी है, ये वो एकेडमिक लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज, तो उसने कहाँ से सीखी? तो हटाई, कुछ अपनी लैंग्वेज क्रिएट किया हमने। एंड मॉनिटरिंग के लिए वो जो सुनील हमारे दोस्त हैं जो म्यूटेंट डेफ सिखा रहे थे हमें, वो मॉनिटर करते थे और उनके इमोशन से वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, तो वो हमारे लिए बेस्ट वो होता था जज कि ये जज, तो वो देखते थे पूरे फिल्म। तो ऐसे करके हमने वो किया। तो उसमें क्या होता है ना कि जब ज़बान जो है ये बहुत ही मतलब मैनिपुलेटर है, ये असली फीलिंग नहीं आने देती, ये बदल देती है, इसको ट्विस्टिंग बहुत आती है, लेकिन फीलिंग्स जो बड़े प्योर होते हैं और जैसे वैसे के वैसे बाहर आना चाहिए। तो उस पर यकीन रखा हमने। और जब भी आप देखेंगे कोई भी म्यूटेंट डेफ करेगा या जिसने भी किया है थोड़ा सा, यहाँ तक कि तुषार कपूर भी, वो भी आपको अच्छा लगेगा, सब अच्छा लगेगा, हर जॉनर, चाहे वो कॉमेडी में है या आपने रेफरेंस लिए था पुरानी कुछ फिल्मों जैसे नाना पाटेकर वगैरह? मैंने जरूर देखी। खामोशी भी देखी है, और वो संजीव कुमार साहब, हाँ उनकी भी खामोशी थी। नहीं, दोनों का नाम अलग अलग था। तो मैंने देखा था कि उनमें से कुछ साइन लैंग्वेज है या थोड़ा वो जो आवाज़ से, मैंने कहा आवाज़ नहीं यूज़ नहीं होगी, ये भी नहीं यूज़ होगा, कुछ भी यूज़ नहीं करे। तो एक पंगा ले लिया था हमने, बट हम चलते रहे उस पर पूरे कन्विक्शन से। और जब शूट आया तब भी जो नंदिता और आर्यन कह रहे क्या करें, मतलब कोई बात नहीं, अब हम तीनों एक दुनिया है, हम पहाड़ में गई दुनिया, अगर समझ में आता है तो आए, नहीं आता तो नहीं है। तो उस कन्विक्शन पे हम चले, वो बन गया। तो ज़बान जो है वो बहुत कुछ दबा देती है, असली फीलिंग्स दबा देती है ना, कभी कभी आती है वो असली फीलिंग्स। तो वो है। आपका थिएटर में बहुत लंबा टाइम रहा है, तो आपके साथ और भी कुछ ऐसे हैं एक्टर्स थे जो आज एक्टर्स बन चुके हैं, कुछ उनके बारे में बताइए। कैसा यहाँ पे कैसे साथ में रहते होंगे? हाँ, साथ में स्ट्रगल होता होगा। सब लोग रहते। कौन थे वैसे आपके साथ? बहुत सारे थे, मतलब हमारे साथ शक्ति आनंद,
अच्छा। एक हमारे दोस्त था, वो सीरियल करते थे ऐसा, वो क्योंकि सासरी कभी बहू थे, फिर सारा आकाश, फिर आई थिंक क्राइम पेट्रोल, उसके होस्ट थे वो बहुत वो थे। तो हमारे ग्रुप के सबसे सक्सेसफुल पहले वही थे, अच्छा। जो कमाओ एक्टर हुए थे, तो मनु ऋषि चड्डा है। अच्छा है ना, तो उन्होंने काफ़ी बहुत बढ़िया काम किया है। लकी के लिए उनको फिल्म फेयर मिला है राइटिंग के लिए, एक्टिंग भी कर रहे, तो 50 अच्छा, लिखा थे उन्होंने ये? जी 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 जी। तो वो जो दिल्ली 6 का नुआंस है, वो सब उनको बहुत बढ़िया से आता है, क्योंकि उनके पास बहुत कहानी है। जो भी आप वहाँ की जो चांदनी चौक की जो वो दुनिया है, वो मनु के दिलो दिमाग में बसी हुई है। मतलब इतना जो चटोरापन है ना जो मनु का, वो हर दुकान का सीक्रेट खोल के रख सकता है। तो मतलब एक वो भी था कि इनके पास बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे वो चांदनी चौक डेज बनाने की सोच रहे थे, ऐसे ऐसे कर। मनु है, राजन क्वात्रा है, इनका दूसरे पुल वेग है जिन्होंने फुकरे लिखी है ना, फुकरे तीनों उन्होंने लिखी है और भी लिख रहे हैं, अभी अपना डायरेक्ट करने वाले हैं। सुमित निजावन है और तरुण चौहान है और रजत है और राजन क्वात्रा है। मतलब सब कहीं ना कहीं सेट, सब लोग कहीं ना कहीं एक्टिंग से ही जुड़े हुए हैं, किसी ने एक्टिंग छोड़ी नहीं भी। तो ये एक अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाता है ना। सब लोगों ने अपना जैसे तैसे करके भी एक्टिंग हमेशा प्रायोरिटी में रखा है। देख, कॉमेडी का कैरेक्टर्स तो हमने आपके बहुत देखा और बहुत ज़बरदस्त आप करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बट नेगेटिव कैरेक्टर्स ना मुझे मतलब दिल से भाते हैं, जो भी आपने किया है, वो चाहे आपका ये भोला वाला अश्वत्थामा हो, दबंग वाला गेंदा हो। तो आप कॉमेडी जोन में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं या आप नेगेटिव को ज़्यादा एंजॉय करते हैं? नहीं, मतलब कॉमेडी कहाँ से आ गया मुझे समझ ही नहीं आता खुद भी, क्योंकि दिल्ली में जब मैंने 7 साल थिएटर किया है, उसमें कॉमेडी तो थी ही किसी भी नाटक में। वो सारे क्लासिकल थे। गिरीश कर्नाड उनके राइटर थे, 3-4 प्लेस में, तुगलक, वो क्या हो गया, रक्त कल्याण, भीष्म साहनी सर, भीष्म साहनी जी का हानुश हो गया, माधवी हो गया। तो ज़्यादातर जो थे, या महेश दत्तानी जी का फाइनल सॉल्यूशंस हो गए, तो वो सब सीरियस नाटक थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यार कॉमेडी कर लूँ, मैंने तो कॉमेडी होती कैसे मुझे सच में नहीं पता था, और वो करता चला गया, बस दोस्तों को हंसाता रहता था, और उसी तरह का कुछ वो क्लिक हो गया और अचानक से वो छापा पड़ गया कॉमेडियन का, मतलब कि ये तो कॉमेडी करता है। तो मैंने को पता यार शेक्सपियर किया है मैंने, डारियोफो किया है, यूजीन ओनील किया, ब्रेख्ट किया है ना, इन सब के मैंने लीड में वो किया है, ट्रैजिक प्लेस किया है। तो मैंने हो गया ठीक है। तो लोगों की नज़र में कॉमेडी पहले आ गई। हाँ, वैसे वो सीरियस एक्टर है। हाँ, वैसे सीरियस हो, लेकिन वो कोई देख मानता नहीं है। तो डिमांड, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का वो ये तो, और किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है कि नहीं जी आपका सीरियस वाला देखना है हमें, आपको रोमांस देखना है, नहीं वो दिख जाएगा। तो कई बार आप अपना एक स्टेप लेते हो कि यार नहीं, मैं 1 साल काम नहीं करूँगा, पहले मैं इस इमेज को तोड़ूंगा। तो उस तरह का मैंने वो किया। 2-3 साल मैंने सारे कॉमिक प्ले रोल्स जो थे वो सब मना कर दिए थे। उसके बाद ये दोनों मिले और दो क्लिक कर गया। तो मतलब उनके लिए हैरत की बात है, मेरे लिए हैरत की बात नहीं है। मतलब कि और ना कोई उसमें है कि कैसा होगा। तो बड़े दिनों बाद था, तो थोड़ा सा हल्का सा एक संशय था कि यार पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला वो कुछ और ही है। आपने हर तरह के एक्टर्स के साथ काम किया है, भेड़िया में काइंड ऑफ स्टार्स के साथ भी काम किया है, गुलाल में आपने अनुराग कश्यप का, तो आपको पता है फिल्म मेकिंग किस तरह का होता है, इस तरह की फिल्म भी की है, ट्रेंड एक्टर्स के साथ काम किया। तो आपको किस में ज़्यादा लगता है कि नहीं अच्छे कलाकार के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर एक के लिए। अच्छा, स्टार्स के साथ भी आपको पता है कि स्टार के यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, कुछ आप वो मानोगे कुछ चीज़ें, क्योंकि स्टार जो है वो सीधा पैसा लेकर आता है, उसकी फिल्म में पैसा लगता है, तो आप उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, है ना वो तो कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जो विशाल जी, अनुराग कश्यप, ये लोग जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये सीन जैसे सब भूखे एक्टर है, वाइल्ड एक्टर, और उनके सामने सीन फेंक देते हैं, अब ले जाओ जिसको ले जाते, तो वहाँ वो रहती है एक दूसरे में। तो उस तरह का वो एक एटमॉस्फेयर का वो रहता है कि ये रहा सीन, अब झपट लो जिसको चाहिए, तो खुले में। और वहीं पे आप समझते भी हो, तो रियल आर्ट वहाँ पे आता है ना, जहाँ पे आप अपना बेस्ट देना चाहते हो। तो वो एक जगह है। यहाँ पे क्या है कि आपको अपने आप को भी मानना है,
भाई आपको इतना पैसा मिला, इस तरह की एक्टिंग करनी है, जहाँ पे ये है वो है, कुछ जहाँ पे छूट मिलती है या स्टार के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो गई वहाँ पे आपको छूट मिलती है ना, कुछ के हाँ करो, फन बन रहा है। और मतलब ये कि वहाँ पे स्टार का रोल अगर निकलेगा तो हमारा रोल भी रजिस्टर हो, यहाँ पे जिसको अपना निकालना ले जाओ, चाहे एक सीन है, चाहे एक लुक है, चाहे एक डायलॉग है या कुछ भी है, तो दोनों में अलग अलग फर्क है। कोई ऐसा किरदार आपने या आप फिल्म आपने ऐसे की हो जिसको बाद में लगाओ या शूट पे आके आपको लगाओ यार ये गलती कर दी मैंने? तो है नहीं करना चाहिए। तो है बट अब क्या करें, वो भी पार्ट है, उसने भी सिखाया, उन चीज़ों ने भी सिखाया। मैं नाम नहीं बता सकता वैसे इन चीज़ों का। मे भी कई बार क्या होता है कि आदमी हमेशा तो अपनी इच्छा के हिसाब से फिल्म नहीं कर सकता। कई बार पैसा भी, इसलिए पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए, तो पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं इस तरह की फिल्मों में और बाद में पता चलता है कि अरे यार तो पैसे भी नहीं, पैसे कभी नहीं था, अच्छा ऐसा भी नहीं था, बरगलाया गया था, इमोशनल तरीके से बरगला लेते थे लोग। तो उसमें क्या था कि आप भी हाँ चलो यार दीपक भाई ऐसा बना रहे हैं और ऐसा प्लीज़ यार, ये सब करके होता था। तो 2-3 कर लिए वैसे, और वो ज़्यादातर वो आपको मिलेंगे 2013-14 के बीच में। 13 और 14 वो जो साल था वो थोड़ा मेरे लिए बड़े डिप्रेसिंग ईयर थे, बहुत ज़्यादा, है ना। वहाँ में आपे में ही नहीं था और उसके कुछ ट्रॉमा आज भी चलते हैं, कुछ वो है। लेकिन अब आपने किया है, अब आप हाँ कर दिया है, अब आपको वो भी एंटरटेनिंग बनाना है, और आप देखते हो कि आपका डायरेक्टर प्रोड्यूसर उससे भी खुश है, तो आपके वो हो जाते हैं कि भाई नहीं मैंने यहाँ पे हराम का नहीं कहा, मेरा डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर है वो देयर हैप्पी। सो कोई ऐसा किरदार आप अब बचा है जो आप चाहते कि जो आपके दिल में है कि हाँ ऐसा मिलेगा तो मैं इसको फाड़ दूंगा जब ये मेरे मिलेगा? कई बार क्या होता है कि जैसे वो जो फाड़ देने वाला वो ये है कि आप ऑलरेडी कर चुके हो रोल, अब तभी तो होगा। मैं हर रोल को ऐसे करता हूँ कि यार मुझे जानना है, ये रास्ता जानना है, ये प्रोसेस जानना है, इस प्रोसेस में रहना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे चाहिए। ओके, मैं किरदार को नहीं देना चाहता, मैं किरदार से वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ कि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, है ना। कैरेक्टर कर दिया और उसने ऐसा देखा, ना वो तो तैयार है, वो तो आप कर चुके हो ना, तभी तो आप बोलोगे कि नहीं। मुझे मज़ा आता है जहाँ पे मैं भी अनभिज्ञ हूँ कि क्या होगा, एंड पब्लिक को भी वो मज़ा है कि हाँ ये इस घर कैसे कर रहा है, क्योंकि उसकी पहली शर्त ये है कि मुझे ज़ीरो मानना है। और हर रोल के पहले जैसे लोग शपथ नहीं लेते अदालतों में, मैं शपथ लेता हूँ कि मुझे इस किरदार के बारे में कख नहीं पता है, मैं ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ आती है अगर तजुर्बे में उसे शामिल करें कि मैं किसी भी किरदार में झोंक देता हूँ, बस उसके अलावा कख नहीं बताएंगे। अब मैं ढूंढूँ तो वहाँ से वो सांस भी बदल जाती है, वो तौर तरीका बदल जाता है, वो लय बदल जाती है, सुर बदल जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है, वो बदलना भी पड़ता है ना। कि जो आपका कंफर्ट जोन है एज ए दीपक डोबरियल रियल लाइफ का, वो मैं लाता ही नहीं वहाँ पे, है ना। जो मेरे और मेरे किरदार में फ़र्क होना चाहिए, तभी मज़ा है। फ़र्क नहीं है तो फिर क्या हो। तो जो जितना फ़र्क मैं ला पाता हूँ उतने ही मुझे मज़ा आता है। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि जैसे आपने एक रोल कर दिया, बढ़िया किया आपने, बाद में आपको देख के लगा मैं इसे और बेटर कर सकता था? हाँ, ऐसा होता है हर रोल के लिए, हर रोल के लिए। एंड वो इसलिए क्योंकि जब वो फिल्म आती है तब आप बैठे हो और आप भी वो मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, नहीं यार क्या, और आपको पकड़ में आ जाता है। हाँ, मैं कई चीज़ें नोटिस करता हूँ कि उस समय क्या एम्फेसिस था मेरे उसमें, जो वो मोमेंट उतना सच्चा नहीं बन पाया जो रह गया सच्चा बनते बनते। तो क्या ज़रूरत क्या थी, मेरा ध्यान कहाँ, और वो पता चल जाता है मेरा ध्यान कहाँ। तो कुछ चीज़ें वो फिर ताकि आगे कभी जो रोल करो उसमें वो पिछला वाला ध्यान जान चुका था वो ना चुके, तो उसके लिए मैं पहले से अलर्ट रहता हूँ कि उस तरह का मोमेंट। मतलब फिल्म दर फिल्म बेटर होते चले जाते हैं, इससे यही है ना, वही करना है। आपकी फिल्म देखी मैंने, दाएं या बाएं, मतलब फर्स्ट शुरुआती फिल्म थी और लीड में भी थे आप, इसलिए भी मुझे वो फिल्म अट्रैक्ट कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। आपके उत्तराखंड के आप खुद भी हैं? जी, और उत्तराखंड में ही वो फिल्म की शूट भी हुई है जी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपका घर भी वहीं कहीं आसपास है। सभी सारा माहौल
जिस तरह का आपने उसको परफॉर्म किया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो एटीट्यूड जो था ना, क्योंकि हम भी देखते हैं, हम मतलब हमारे गांव में भी जब कोई बाहर से शहर से आता है ना, तो जिस तरह का वो हाव भाव दिखाता रहे, मैं तो ये हूँ वो हूँ, वो आपने बहुत ही अच्छा निभाया। पता नहीं आप कोई चर्चा करता है इस बारे में, बट नहीं, ये बहुत बात हुआ, ज़्यादातर पहाड़ी लोग ही ज़्यादा चर्चा करते हैं। हालांकि जो बेला नेगी हैं उनका जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ही अव्वल है, बहुत ही भलता स्क्रीन प्ले होता है उनका। आप पढ़ भी रहे हो, उसी में उनकी जो डिटेलिंग है, समझ है सिनेमा की और लेयरिंग है, वो कमाल का लिखते हैं। तो आधे से ज़्यादा तो वैसे ही हेल्प हो जाता है। ये है ना कि पेपर पे अगर सब कुछ मिल जाए तो ईजी हो जाता है। जी, तो बेला का राइटिंग बहुत, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत अलग है ना, बहुत ही कमाल की चीज़ें लिखते हो। यार ये सुंदर को भी अपने साथ ले जाना शहर में। सुंदर, तो उनकी डिमांड थी कि मुझे थोड़ा सा वो वाला चाहिए, इतराता हुआ। हाँ, वो तो जो पसंद रहता ना, बोलने सिर ऊपर ऊपर करके थोड़ा सा, जी जी जी, ज़बरदस्त है। आपने दबंग भी की है, अजय देवगन के साथ भी काम किया है, बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। हम अक्सर सुनते रहते हैं, हम तो आउटसाइडर के लिए एक जगह बनाना, और वो भी आजकल जो लॉबी सिस्टम चल रहा है जी, कि आप हमारे साथ हैं तो आपको हमारी फिल्में मिलेंगी, आप हमारे साथ नहीं हैं तो आपको हमारी फिल्में नहीं मिलेंगी। जी जी, कितनी सच्चाई है इसमें? चल होता है आउटसाइडर के साथ कुछ नहीं आती है? ये तो है ही, मतलब जो आपके समीप रहते हैं आप उन्हीं की बात ज़्यादा सुनते हैं। बट हमें होता है ना कि स्टार किड्स जो होते हैं उनको ज़्यादा मौका, तो जो पास रहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास रहते हैं, हाय हेलो रोज़ करते हैं, वो घर के बच्चे हैं, वो बचपन से देख रहे हैं, उन्होंने उनके पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा है, तो एक इमोशनल बॉन्ड तो है ही उनके साथ कि वो घर के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है, तो उनके पेरेंट्स ने भी स्ट्रगल किया है ना, कि जो बहुत सारे अभी हम देखते हैं कि चलो कमानी, भाई वो लोग भी आए थे, उन्होंने अपने खेत गिरवी रखे थे, हाँ, घर गिरवी रखे थे उस टाइम पे, है ना, तो वो सब बना के वो प्रोड्यूसर फिल्म मेकर बने। ऐसे नहीं कि अथाह दौलत थे और आगे, तो उनका जो बॉन्डिंग है वो चलने दो, लेकिन वो सब आर्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई भी नहीं है जिसने किसी भी आर्टिस्ट को, प्योर आर्टिस्ट को हटाया हो या दुत्कारा हो, कभी भी नहीं, कभी नहीं, कोई एक एग्जाम्पल नहीं है जो अच्छा कर। यहाँ पे जो पंगे होते हैं वो सिर्फ एटीट्यूड के होते हैं, किसी ने किसके खिलाफ कुछ गलत बोल दिया, घटिया बोल दिया, ये सब चीज़ें किसी और ने सुन के उसको बता दिया, ये है। और काम के उसमें और टैलेंट को दुत्कारने वाला है कोई नहीं, सब एक्सेप्ट करते हैं, सराखों पे बिठाते हर आर्टिस्ट। तो ये है, और जितने भी लोग हैं उन सब के घरों में आर्टिस्ट हैं, किसी न किसी ने बहुत बढ़िया बढ़िया 10-12 काम किए हो, तो वो आर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। तो नेपोटिज्म जैसी चीज़ होती है क्या, आप मानते हो इसको? नहीं नहीं, नेपोटिज्म अगर हो भी तो जिस जो नहीं चल रहा हो नहीं चल रहा है, चाहे कोई भी हो। वही आपके पास ही 10-12 एग्जाम्पल है, हाँ, अब उन्हें कोई नहीं देखता, फिर भी अरे भाई कोई जानते तो है, कम से कम इजी वे तो मिल जाता है, लेकिन उनको एंट्री का भाई बाद में उनको स्टैब्लिश होने के लिए मेहनत करनी पड़े। देखिए एंट्री का क्या होता है कि जैसे हम लोग जब आते हैं, जैसे इरफान भाई वगैरह, हम आए थे, इरफान भाई वगैरह को पहले बूढ़ों के रोल मिलते थे, वो जैसे जैसे स्टार बने तब उनको जवानी के रोल मिल रहे थे, तब वो गाना गाने लगे, वो है ना। हमारा उल्टा होता है। अनुपम खेर तो देख लो। हाँ, तो आर्टिस्ट लोग जो है, जो थिएटर से आते हैं, उनको बड़ा झांसा दिया जाता है, यार ये एक सांस में 5 पेज पड़ जाता है, गड़ 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 गड़, वाह क्या क्या बात है, क्या बात, ऐसे करके ऐसे झांसों में हमें लपेटा जाता है, और ना हम कोई इमोशन दिखा पाते हैं, ना फीलिंग, ना नुएंस, ना कुछ एक्टिंग की बारीकियाँ, सिर्फ डायलॉग बोल के निकल लेते हैं। तो इरफान भाई ने सबसे पहले पकड़ लिया, नहीं ये सब ना हम बनाते हैं, हम सब उन्होंने कुछ और करो। तो वो सब जिसने पहले समझ लिया, तो वो अलग अलग अपना हुनर दिखाता चला। कैसा था इरफान भाई का व्यक्तित्व, कैसा था? बहुत बढ़िया, आर्टिस्टिक, वो रियल लाइफ से भी आर्टिस्ट है, उनका रियल लाइफ और आर्ट दोनों एक था, उनका कोई फ़र्क नहीं था, उनके लिए रियल लाइफ और आर्ट में कोई फ़र्क नहीं था, जो मैंने देखा, जो मैं इरफान भाई। हालांकि मेरा प्रोसेस उल्टा है, मेरा ये है कि आर्ट रियल लाइफ अलग है, आर्ट अलग, मैं ये डेलिबरेटली मानता हूँ। अच्छा, मेरे कई टीचर इससे एग्री नहीं करते, नहीं मैंने वो मैंने इरफान भाई का दे कि जो आर्ट और रियल लाइफ एक ही है, वैसे ही जीऊँगा जैसे आर्ट में, और वैसे ही वो बेबाकी से वो न्यूज़ चैनल्स पर भी बड़ी बेबाकी से। हाँ, तो बड़ा मुश्किल रहता है उनके जैसे व्यक्तित्व को कहीं नहीं जाना, इतने बड़े
न्यूज़ चैनल या कहीं पे भी कुछ बोलना है ना, लेकिन वो भी ऐसे मुद्दे पर जो हर मुद्दे पे वो दिखते हैं, वो ट्रू आर्टिस्ट है। अरे यार हमारे पास है ही क्या और दाव पे लगाने के लिए। सलमान खान की भी बहुत चर्चा होती है उनके, आप अभी रियल लाइफ और रियल लाइफ की बात कर रहे थे, उनकी भी दोनों लाइफों को लेके बहुत चर्चाएं होती है बाहर कि भाई वो ऐसे हैं। आपने तो दबंग में क्लोजली काम किया, उनके बारे में कुछ बताइए, क्या है मतलब जैसा वो एटीट्यूड, जैसा वो उनका सोशल मीडिया पर दिखता है, देखने को क्या सही में वैसे ही है, या हर एक स्टार का अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि जो फुल सॉफ्ट है उनके अंदर, वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। प्रेम रतन पाया में था, एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने किसी की हेल्प ना किया। अच्छा, वो सब चीज़ एक्टिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये शाम को आके कुछ आता था और वो किसी को कोई हेल्प नहीं है, उसकी हेल्प चल रही है किसी न किसी उस पर। अच्छा बंदे के, हाँ हर एक बंदे के। एंड आर्टिस्ट के साथ उनका बड़ा कमाल का एक वो रहा है, मतलब जो भी थोड़ा सफरिंग में है सलमान भाई उसकी हेल्प करते हैं, ये मैंने देखा। कोई भी अगर उसमें है तो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, प्यारा दिल का आदमी, मतलब एकदम गदगद हो जाए इनको। हाँ, इमेज उनकी थोड़ी सी ऐसी बनी गई है ना सोशल मीडिया में, लगता है कि यार बड़ा एटीट्यूड है। इमेज तो बनानी भी पड़ती है ना, पीआर वीआर भी है कि अभी एक्शन कर रहे हैं तो इस तरह की इमेज दिखाओ। आजकल बायोपिक को लेके भी मतलब बहुत लगातार किसी न किसी के बायोपिक्स बनती जा रही है। आपका कुछ है ऐसा कि मैं कभी किसी की बायोपिक करूँगा, मतलब कोई ऐसा मन में हो? ओमकारा के बाद मैंने 4-5 न्यूज़पेपर में कहा था कि आई वांट टू प्ले बायोपिक। अच्छा, किसकी करना चाह रहे थे? ध्यानचंद, नुसरत फतेह अली खान, पिंकी प्रमाणिक और भी है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल करना चाहूँगा। ध्यानचंद साहब का मैं करना चाहता था, तो बचपन से ही बड़ा फैसिनेट करता था। हॉकी के जादूगर लोग चेक करते थे क्योंकि वो स्टिक में मैग्नेट तो नहीं है, बॉल कैसे चिपक जाती है, बॉल नज़र क्यों नहीं आती जब ले जाते। तो इस तरह की ना बड़ा फैसिनेट हो यार, ध्यानचंद ये सब। तो लेकिन फिर वो क्रिकेट का जो बुखार चला है आईपीएल के बाद, उसने तो सब बुला दिया है ना। तो ये भी फिर भी है, तो ढंग से किया जाए, कुछ समझा जाए या जिया जाए, मतलब करेंगे आगे। आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है? बिल्कुल। कंगना रनौत के साथ भी आपकी अच्छी केमिस्ट्री बनी है, 2-3 फिल्में बहुत अच्छी की आपने। उनका कैसा रहा? अब तक अच्छा प्रोड्यूसर भी बन गई हैं वो। यार मेरे साथ तो सब कैसी है? इतने प्यार में थे, वे क्या बताओ यार, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी बंदे से। अब ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो जो है ना कि मैं, तो मुझे लगता है जब भी कुछ न्यूज़ चलते हैं ना, लगता है इन्हीं का पीआर वाला करवा रहा है। क्या है कि हम लोग को तो अंदर की खबरें पता नहीं होती, हम तो बाहर से जो दिखेगा हम तो उसको मानेंगे। सभी बढ़िया है यार, कोई भी वो नहीं है कि, और ख़ास तौर से जब मैंने इन सबको ना इन्वॉल्व देखा है, आर्ट में इन्वॉल्व देखा है, अपने किरदार में इन्वॉल्व देखा है, डेडिकेटेड तो है, हाँ इन्वॉल्वमेंट के साथ देखा है, तो मैं यार मुझे तो वो सब इतने प्यारे लगते हैं। कोई भी दुनिया में जो इन्वॉल्व आदमी है उससे खूबसूरत कुछ नहीं, किसी भी चीज़ में, चाहे काम में, चाहे अपने फील्ड में, या किसी भी चीज़। मैंने इन सबको इनके खूबसूरत दौर में देखा है काम करते हो, नील तो सभी हुए हैं। आप वेब सीरीज कर रहे हैं आजकल? करूँगा, क्या था ये सास बहू और फ्लेमिंगो? हाँ, उसमें थे, उसमें तो बहुत अच्छा रोल था। सास बहू और फ्लेमिंगो भी एक ऐसी वेब सीरीज थी जिसमें, जो आजकल ट्रेंडिंग में है वेब सीरीज में, कि सेक्स, वायलेंस, गालियाँ, ये सब तो चलना ही चलना है। आप इसको किस हद तक मानते हैं कि ठीक है, या आपको भी लगता है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आजकल? नहीं, टूट सकता है, ये टूट सकता है, और उसको तोड़ने के लिए बेहतरीन राइटिंग और बेहतरीन डायरेक्शन की जरूरत। आपको लगता है ओटीटी पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग पसंद करते हैं? लोगों की डिमांड भी है, लोगों को चाहिए भी, मतलब वो भी है कि कुछ, और हर एक को कोई कैसे भी क्लिक कर दे, ये भी एक मामला है। ये शो बिजनेस है, ये पूरा मीडिया का है। यहाँ पे ये है कि कैसे भी आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए, आपको लाइक्स मिल जाए, आपके शेयरिंग ज़्यादा बढ़ जाए, और आप रातों रात स्टार हो जाए, तो उसके लिए हर आदमी कुछ भी कर रहा है। तो ये भी है। और अभी OTT नहीं है, आप ये इंस्टाग्राम देखे, उसमें ऐसे ऐसे स्टार आ गए हैं, और अभी आएंगे हर साल। अब हम 10 स्टार देखेंगे, तो आइडिया की कमी नहीं है हमारे। और ये अच्छी चीज़ भी लगती है मुझे इंस्टाग्राम का, कि अब करके दिखाओ बॉस, क्योंकि आप जिस चीज़ की राइटिंग कर रहे हो ना, उससे बेहतरीन एक आलू वाले ने वीडियो बना दिया। अब करो, हाँ आप करो। अब आपके पास तो सब चीज़ें, सिनेमा में नहीं, अब करके अब लिखो जाए, अब बैंड बच जाएगी। अब लिंक कलम नहीं चल रहे अभी,
सीरियल में कह रहा हूँ क्योंकि रोज ही अरे यार, और इंस्टाग्राम पे ऐसे है कि हर तरह के जितने भी फीलिंग्स हैं उन सब के इस तरह के एक्सप्रेशन निकल के बाहर आए हैं कि पब्लिक सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी देख चुकी है। अब आप क्या करोगे? नया करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको अपनी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपनी तरह से समझना पड़ेगा, देखते हैं क्या निकलता। वही वाला। तो अगर आपके जो समझ है बहुत गहरी है तो आपको इन चीज़ों की दिक्कत नहीं। डायरेक्टर्स को लेके कभी ऐसा लगा, जैसे मैंने सुना है कि एक बॉलीवुड में कई ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टर नाम के होते हैं, कहीं से उनको फंडिंग मिल जाती है, वो फिल्म बना देते हैं। ऐसे में जो है उनका मैक्सिमम का उनका असिस्टेंट डायरेक्टर देख, डायरेक्टर को कुछ आता भी नहीं और वो कुछ करता भी नहीं। और एक डायरेक्टर होता है जैसे आपने अभी बताया 13 डीवर, जो खुद आके परफॉर्म करके बताते, या राजा मौली हो गए जैसे, भाई तुम्हें ये करना है वो करना। कभी ऐसे डायरेक्टर से पाला पड़ा कि यार ये बंदे को तो कुछ आता ही नहीं, सब कुछ मेरे जिम्मे ये हो गया? फिर उसमें ऐसे हैं पर एक वो दया आ जाती है, फिर आप कहते हैं चलो कुछ इसी का हेल्प करते हैं आसपास में, फिर सराउंडिंग ऐसे बना। बट ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोग डायरेक्टर्स। हाँ पर जज्बा रहा है। आई लोग ही नहीं आता है ज़्यादा, बट जज्बा है बनाने का कुछ ऐसे करनी, और दे आर ओपन टू एक्सेप्ट द आइडियाज, कोई नहीं बोले। अच्छा, ऐसी जगह पर आपको फ्रीडम भी मिल जाता होगा कि बाकी को तो पता है। हाँ फ्रीडम मिलता है, लेकिन इरिटेशन भी होते हैं कि वो फ्रीडम कहीं ऐसा ना बैठ जाए कि पता नहीं फिल्म कहाँ रह गई है और तो वो भी है। तो डायरेक्टर का एक नज़रिया जो है ना, हाँ फ्रीडम है बट उसके बाहर मत जाना, वो एक ना उसके बाहर मत जाना। तो वो एक कंट्रोलिंग नेचर चाहिए। कंट्रोलिंग नेचर ना हो, मतलब अपने दायरे पता कि इसके इधर और इधर नहीं जान दो। हिंदी सिनेमा में आपकी इतना बेहतरीन एक्ट्रेस में गिनती होती है। आपने उत्तराखंड से शुरुआत की, दिल्ली आए, दिल्ली के बाद मुंबई आए, अब 20 साल हो भी गए आपको इंडस्ट्री में। आप पीछे मुड़ कर देखते हैं अपनी जर्नी को, कैसा फील करते हैं कि मैंने कुछ पा लिया है या अभी शुरुआत ही, अभी मुझे बहुत कुछ करना है? हमारे यहाँ उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी थिएटर में जिस तरह की होनी चाहिए थी। हम सब अभी वो हमारी जो अर्थव्यवस्था उभर रही है ना, उभर पहले भी सकती थी, तो उस तरह का ही है कि हम थोड़े से जल्दी कामयाब हो गए या दिख गए, इस तरह का है। जबकि हमसे पहले भी बहुत लोगों को दिखना चाहिए था, है ना, बहुत कुछ है। तो मैं वो नहीं मानता, आने वाली जनरेशन को और मेहनत करनी चाहिए, और उनके पास एग्जाम्पल्स है क्या क्या सीखा जा सकता है। मैं कुछ नहीं पता था, आपको लगता है ये तो वो कर चुका हुआ है तो वो कर ले, अरे यार ये तो ये सब हो चुका है यार, ये तो, और मैं यहीं तक नहीं पहुंचा अभी तक। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ये शुरुआती पहले साल में कर लेनी चाहिए थी 10 एक्सरसाइज, और वो 10 चीज़ें आप अब दिख रहे हैं आपको। फिर भी हो गया तो कोई बात नहीं, वह जो नई जनरेशन है उनके लिए कुछ मैं वो करता हूँ। संतुष्टि कैसे देखते हैं आप? मतलब सेटिस्फैक्शन है कि मैंने कुछ किया है यार? सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है जब मैं अपनी फिल्म को सैटरडे संडे को किसी सिंगल स्क्रीन में बैठ के देखता हूँ, सीढ़ियों पे खड़ा होगा, और वहाँ पब्लिक मुझे बता देती है कि क्या है। उससे प्योर फीलिंग मेरे लिए कुछ है। मतलब मैं सिर्फ उनके लिए काम करता हूँ जो ऑडियंस हॉल में बैठी हुई है, मैं अपने लिए भी नहीं करता। मेरे को जो सारी ऑनेस्टी आती है उनके लिए कि ये जो बैठे हैं ना, ये जो अपने घरों से आए, पैसा खर्च करके यहाँ पे आए, थिएटर से जहाँ पे आपको पता चला कि 15 ऑडियंस आई है या 5 ऑडियंस है, लेकिन आपको प्ले करना है 25 लोगों को उसी शिद्दत से कि जैसे पूरा हॉल भरा हुआ है। तो वो जो 5 लोगों का इमोशनल कनेक्ट है ना, वो थिएटर से बना हुआ है। मतलब आज भी हम जब श्री राम सेंटर या कमानी इधर जब दिवाली होती थी तो उनके टिकट काउंटर पे हम दिया जला के आते थे, कैंडल। यस यार, हमारा सेल बढ़ जाता थिएटर का इसी तरह का। तो जैसे वो सिनेमा में आप देखते हो कि पूरा हॉल भर गया है, और जो आप सीढ़ियों पे खड़े होके आप देख रहे हो उनका, चाहे वो पप्पी जी के लिए गदगद हो रहे हैं या श्याम प्रकाश के लिए रो रहे हैं या उसके लिए थोड़ा सीरियस जाके देखते रिएक्शन। यस, उससे प्योर फीलिंग है ही नहीं अभी उससे। मैं उसी के लिए काम करूँ, और बाकी और कुछ ओ यू आर अमेजिंग, ओ वाह, ये सब नहीं कि ऐसा नहीं। वो जो ऑडियंस है ना, वो जो वो मुझे करेक्ट बता देती है, उससे प्योर है ही नहीं कुछ। फिल्म रिव्यूज़ देखते हैं आप? यस, रिव्यूज़। आपको लगता है रिव्यूज़ से फिल्म पे फ़र्क पड़ता है कुछ? नहीं, फिल्म पे फ़र्क नहीं पड़ता, फिल्म तो बन चुकी है, लेकिन उसी में एक मेरे को कहानियाँ मिलती है। जैसे आपने कोई रिव्यू किया और आपका नज़रिया, हाँ यार ये नज़रिया भी अच्छा है, पर ये इस नज़रिए में क्या क्या चीज़ें हैं जो फिल्म के साथ जा रही हैं, ये कुछ चीज़ें आगे की
फ्यूचर की बातें सही कही है, कुछ चीजें हैं जो रूढ़िवादी भी है। तो वो मुझे दो फिल्में मिलती है, एक तो फिल्म हो गई, एक रिव्यू हो गया। माय गॉड, कसम से तो दो पर ऐसे मैंने एक्टर है जो रिव्यू से भी कुछ ना कुछ लेके कार पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो किसी ने जो फील किया, और आप ये तक बता देते हो बायस रिव्यू कौन सा है। हाँ, जो बायस रिव्यू है, आपको पता है कि अगर सही चीज़ें, 3 चीज़ें इसलिए जो कोई भी नोटिस कर लेगा, इसने उन चीज़ों को इग्नोर करके और घटे रिव्यू दे, नहीं ये बायस है, आपको पता चल जाता है। खूबसूरत भी था उसमें कुछ। तो मैं वो रिव्यूज़ जो होते हैं वो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ऐसे करना, कई लोगों को बड़ा पॉइंट टू पॉइंट स्पॉन्टेनियस होता है ना, मतलब सुचारिता का या माइंड शेकर का, उनको बड़ा स्पॉन्टेनियस है जब वो आते हैं तो, या उस पे आता है, मतलब राजीव वसंत वो थोड़ा पोलाइटली उसमें आते हैं, मतलब अनुभव चोपड़ा थोड़ा कि आर्टिस्टिक और ऐसा भी था और ये भी, लेकिन उसी में पसंद नापसंद सबके दिख भी जाते हैं, है ना। तो मैं सबको भी देखता हूँ, तो आप सब भी हमारे लिए वो है, जैसे आप हमारी फिल्में देखते हैं, हम भी आपके रिव्यू उसी हिम्मत से देखते हैं कि आओ यार ये क्या बोला है, क्या नहीं बोला। और कुछ चीज़ अगर बहुत करेक्ट बोली गई है किसी भी रिव्यूअर के द्वारा, वो हाँ यार ये सही बोला, ये करेक्ट है, तो मैं उसे वैसे लेता हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे कि चिढ़ गया या ऑडिटिंग नहीं लेते हम। हाँ कौन बोला है। कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो पता है बिल्कुल गलत है, चलो वहाँ हंस देता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो भी एक दुनिया है ना, हर चीज़ है। अगर आप एक ही तरह से सुनना चाह रहे हो, नहीं जी पब्लिक तो बहुत उछल रही थी इस पे, आप कैसे बोल रहे हो, हर तरह का है यार, हर एक इंसान अपना अपना सोच रखता है, अपनी सोच है, हर सोच है, हर एक इंसान की जिंदगी अलग है। कोई 5 लाख सांसें ले चुका है, कोई 5,000 पे है, कोई कुछ पे है ना। तो कौन कहाँ से आया है, एक एक चीज़ में बदल जाएगी। आप इस बेड पे उस तरफ बैठे हो, मैं इस तरफ बैठा हूँ, है ना। तो यही सब चीज़ें भी है, तो इतने में ही है। तो हर एक के लिए कमाल की बात तो ये कि हम बेड पे बैठ के आने वाले टाइम में आपके किस किस प्रोजेक्ट में दिखने वाले हैं? आने वाले में एक तो ये राम रेड्डी जी की जो फिल्म है, बहुत कमाल का डायरेक्टर है ये, द फेबल, उसका भी बर्लिन में प्रीमियर हुआ है, रेड कारपेट पे। तो सुनने में आ रहा है बहुत शानदार फिल्म, बहुत ही अमेजिंग और बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है वहाँ पे हमको। सेक्टर 36 है। आपके जो रिव्यूज़ है वो सब भी बढ़िया एनर्जी देते हैं, है ना। तो और बाकी यार सभी पत्रकार, मेरे जो दोस्त हैं ना, सारे पत्रकार हैं। अच्छा, दिल्ली में, देहरादून में, पंजाब में, इधर उधर सब जगह, तो उन्हीं की संगत में रहा हो, तो वो भी एक रहता है थोड़ा। तो दिल्ली से आए, चलो हाँ आता हो, अच्छा, वो वजह जी। सही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I think the procedure is not this.